नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका नॉन अकेडमिक से। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 5th सब चैप्टर, जो कि है राष्ट्र की दृश्य कल्पना। इससे पहले मैंने 1 से 4 तक करा दिया। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां से जाकर के आप जरूर देखें। जैसे कि हम पहले से कह रहे हैं कि आप नोटबुक अपना के साथ में ले लीजिएगा, दूसरा 2 पेन ले लीजिएगा अलग अलग कलर के, और तीसरा वाटर बॉटल लेके बैठिएगा। गर्मी बहुत ज़्यादा हो गया है, अब धीरे धीरे और टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो वाटर बॉटल जरूर लेके बैठिएगा और अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा। और उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे से पढ़ देंगे, मन लगा के पढ़ देंगे और आप अपनी सेहत का भी ध्यान रख रहे होंगे। तो चलिए हम अपना स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, राष्ट्र की दृश्य कल्पना। राष्ट्र की दृश्य कल्पना जो चैप्टर है ना, इसमें यह बताया जा रहा है कि राष्ट्र को कैसे एक दृश्य दिया गया, एक रूप दिया गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी शासक को एक चित्र या मूर्ति के रूप में अभिव्यक्त करना क्या है, बहुत आसान काम है ना। कि एक शासक है, उसका चित्र बना दिए, हो गया तैयार। लेकिन अगर एक राष्ट्र है तो उसको कैसे चेहरा दिया जाए, तो इसका आंसर क्या था कि 18वीं और 19वीं सदी के जो कलाकार थे उन्होंने क्या निकाला कि राष्ट्र का मानवीकरण कर दिया। राष्ट्र का मानवीकरण का मतलब ये हो गया कि कोई राष्ट्र, जैसे भारत है, तो भारत तो क्या है, एक राष्ट्र है ना, देश है। और उसका रूप कैसे दिया गया, तो भारत माता के रूप में दिया गया, है ना। यानी भारत माता एक स्त्री का चित्र बनाया गया जो कि वास्तविक में नहीं है, उन्हें बनाया गया भारत माता, और उससे हमने क्या किया, अपने इमोशंस को जोड़े। तो इस तरह से कुछ किया गया यहाँ पे भी। दूसरे शब्दों में उन्होंने देश को कुछ यूं चित्रित किया जैसे कोई वह व्यक्ति हो। उस समय राष्ट्रों को नारी वेश में प्रस्तुत किया जाता था। कब का बात हो रहा है, 18वीं और 19वीं सदी में, यूरोप का बात करते हैं, ठीक है। यूरोप में राष्ट्र को व्यक्ति का जामा पहनाते हुए जिस नारी रूप को चुना गया था वो क्या था, असल जीवन में कोई खास महिला नहीं हुआ करती थी, ये काल्पनिक थी। यह तो राष्ट्र के अमूर्त विचार को ठोस रूप प्रदान करने का प्रयास था, यानी नारी की छवि राष्ट्र का रूपक बन गई। तो इस तरह से यहाँ पे क्या होता है कि नारी का जो छवि है, जो चित्र है, वो पिक्चर है, वो क्या हो गया, राष्ट्र, देश का रूपक बना है, यानी कि देश का एक तरह का सिंबल बना है। आपको याद होगा फ्रांसीसी क्रांति के दौरान भी क्या हो गया था, कुछ ऐसा देखा गया था। कलाकारों ने स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र के विचारों को व्यक्त करने के लिए नारी रूपक का प्रयोग किया गया था। इन आदर्शों को विशेष वस्तुओं या प्रतीकों से व्यक्त किया जाता था। जैसे कि आपको याद होगा, स्वतंत्रता का प्रतीक लाल टोपी या फिर टूटी हुई जंजीर को बनाया गया था। कहाँ पर, फ्रांस की क्रांति के दौरान। यानी कि हम लोग जो 9th चैप्टर में पढ़े थे, 9th क्लास में पढ़े थे, 12 चैप्टर में फ्रांसीसी क्रांति, उसमें आपको एक पेज याद होगा जिसमें कि बहुत सारा प्रतीक दिया गया था, लिस्ट दिया गया था। उसमें क्या था, लाल टोपी था और टूटी हुई जंजीर था, जो कि स्वतंत्रता का प्रतीक था। अगर याद नहीं है तो कोई दिक्कत वैसा है नहीं, फिर भी याद रखना चाहिए था। इंसाफ को आमतौर पर, इंसाफ को यानी कि न्याय को हम लोग क्या दिखाते हैं, आज भी देखते हैं कि ऐसी महिला के प्रतीक के रूप में देखा जाता है जिनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है और हाथ में तराजू लिए हुए। देखते ही होंगे, जब भी कोई भी पिक्चर देखेंगे पुराना वाला, तो वो स्टार्ट करता है, अगर कोर्ट में है तो ऐसी ही महिला से स्टार्ट करता है जिनकी आंख पे पट्टी बंधा हुआ और तराजू हाथ में लिए है। तो ये भी क्या बताता है, ये न्याय के बारे में बताता है। इसी तरह का कुछ आविष्कार 19वीं सदी में फ्रांस में हुआ। तो फ्रांस में क्या कहा गया, ऐसी नारी रूपकों को मारियान कहा गया। तो फ्रांस में नारी रूपक का नाम क्या था, मारियान। और ये कैसा नाम है, एक ईसाई नाम था, जिसने जन राष्ट्र के विचारों को रेखांकित किया। उसके चिन्ह भी स्वतंत्रता और गणतंत्र के थे। स्वतंत्रता और गणतंत्र का मतलब ये हो गया कि उनके पास क्या क्या दर्शाया गया था। वो जो चित्र बनाया था उसमें दर्शाया क्या गया था, लाल टोपी आज़ादी का प्रतीक, फिर तिरंगा और कलगी। मारियान की प्रतिमाएं सार्वजनिक चौकों पर लगाई गई। ऐसा क्यों किया जाता, ताकि जनता को एकता के राष्ट्रीय प्रतीक की याद कंटिन्यूसली आती रहे और लोग उससे तादात्म्य, यानी कि अपना इमोशन, अपना संपर्क, अपना भाव उसके साथ स्थापित कर सके, उससे जुड़ाव महसूस कर सके। मारियान की 26 सिक्कों डाक टिकटों पर भी अंकित किए गए, ताकि कोई उसे भूले ना, उसको कंटिन्यूसली याद आता रहे, जहाँ पे भी देखे याद करे। इसी तरह से दूसरी एक है जर्मेनिया, जर्मन राष्ट्र का रूपक। जासूस व्यक्तियों ने जर्मेनिया बलूत ब्रिज की मुकुट पहनती थी, क्योंकि बलूत जो था, जर्मन बलूत, ये वीरता का प्रतीक हुआ करता था। तो ये है जर्मेनिया, यानी कि दो नारी रूपक का बात हो रहा है। एक था मारिया और दूसरा कौन है, दूसरा है जर्मेनिया। तो क्वेश्चन हमेशा ये आता है कि मारियान और जर्मेनिया कौन है, क्या है, ठीक है।
तो ये जो चित्र है यहाँ पे, ये क्या है, ये है जर्मेनिया की। इसमें जो ये टोपी पहनी हुई है, ये मुकुट पहनी हुई है, ये है बलूत ब्रिज का, यही है बलूत ब्रिज का, जो कि क्या है, वीरता का प्रतीक होता था जर्मन में। क्या चीज़ का प्रतीक? वीरता का प्रतीक। तो ये जो पैराग्राफ है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, अंत तक, यहाँ तक, यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन का आंसर लिखना है, मारियान और जर्मेनिया। इसी में आपको दोनों का परिभाषा शब्द मिल जाएगा। आगे देखते हैं। आगे आपको ये प्रतीक याद करना होगा, क्योंकि ये प्रतीक जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। इसमें से एक प्रतीक या 2 प्रतीक हमेशा एग्जाम में MCQ में पूछ लिया जाता है, यानी कि 1 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। जैसे कि टूटी हुई बेड़ियाँ क्या चाहिए, ये आज़ादी का प्रतीक है, आज़ादी मिलना। बाज छाप कवच, जर्मन साम्राज्य की प्रतीक शक्ति। फिर अभी पढ़े थे बलूत पत्तियों का मुकुट, ये बहादुरी का प्रतीक है, वीरता का प्रतीक है। तलवार क्या चाहिए, मुकाबले की तैयारी है। तलवार पर लिपटी जैतून की डाली, अगर ऐसा रहेगा तो इसका मतलब है कि शांति चाह रहा है। काला लाल सुनहरा तिरंगा है, ये तो आपको पता ही होगा, ये क्या है, ये एक झंडा है। कब का? 1848 का, राष्ट्रवादियों का झंडा। फिर उगते हुए सूरज का किरण, ये क्या चाहिए, नए युग का सूत्रपात, यानी कि नया युग शुरुआत हो रहा, ये है इस सब का प्रतीक। तो ये इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो इसको याद कर लीजिएगा। यहाँ एक चित्र दिया हुआ जिसमें कि जर्मेनिया गिरी हुई है, और इसके बाद जो है अगली पिक्चर है जर्मेनिया की गार्डिंग करते हुए राइन नदी पर। राइन नदी कहाँ है? जर्मन, यानी कि जर्मनी में। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं इसके आगे क्या है। इसके आगे हमारा ये रहा हमारा 6ठा सब चैप्टर। हमारा जो 5वां सब चैप्टर है वो खत्म हो चुका है। अब हम आ गए हैं 6ठे सब चैप्टर पे, जो कि है राष्ट्रवाद या साम्राज्यवाद। ये वाला इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि इससे भी क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, और ये एग्जाम में लगभग देखा ही गया है कि आता है। तो क्या है यहाँ पे, क्या पढ़ना हम लोग को? पढ़ना है हम लोग को राष्ट्रवाद या साम्राज्यवाद। तो 19वीं सदी के अंतिम चौथाई तक राष्ट्रवाद का वह आदर्शवादी उदारवादी जनतांत्रिक स्वभाव नहीं रहा जो प्रथम भाग में था सदी के। अब राष्ट्रवाद सीमित लक्ष्यों वाला संकीर्ण सिद्धांत बन गया, यानी कि एक छोटा सा सिद्धांत बन गया। इस बीच के दौर में राष्ट्रवादी समूह एक दूसरे के प्रति अनुदार हो गए और लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। साथ ही प्रमुख यूरोपीय शक्तियों ने भी अपने साम्राज्यवादी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अधीन लोगों को राष्ट्रवादी आकांक्षाओं का इस्तेमाल किया। अब मतलब कि अब क्या हो रहा है कि साम्राज्यवादी उद्देश्य के लिए अब यहाँ पर राष्ट्रवाद का प्रयोग किया जाता है। पहले ऐसा नहीं था, पहले क्या था, पहले केवल राष्ट्रवाद चाहिए था, आज़ादी चाहिए थी। लेकिन अब साम्राज्यवादी मतलब अपना साम्राज्य विस्तार करने के लिए भी क्या यूज़ किया जा रहा है, ये तकनीक यूज़ किया जा रहा है। राष्ट्रवादियों को अपने साथ ला लो और राष्ट्रवाद की शक्ति से साम्राज्य को बढ़ाओ या साम्राज्य को बेहतर करो। तो उसमें से एक टाइम है 1871 और यूरोप का सीन है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक राष्ट्रवादी तनाव फैला हुआ। कौन से क्षेत्र में? बाल्कन क्षेत्र में। अब बाल्कन क्षेत्र कहाँ पर है, तो बाल्कन क्षेत्र दिखा देते एक बार। आपको याद होगा जो मैप पहला है पहले चैप्टर में, पहले सब चैप्टर में, वो जाकर निकालिए, देखिए। तो यहाँ देखिए बाल्कन क्षेत्र का आने का मतलब ये है, ये वाला इलाका पूरा, ठीक है, ये वाला जो इतना भी इलाका है ना, इसको कहते हैं हम लोग बाल्कन क्षेत्र। तो बाल्कन क्षेत्र में क्या हो रहा है, वो ये वाला पूरा इलाका, ये पूरा इलाका आ जाएगा बाल्कन में। हंगरी, रोमानिया, सर्बिया, बुल्गारिया, यूनान, इसके अलावा जितने भी अभी आधुनिक राष्ट्र यहाँ पे देश हैं, वो सभी यहाँ पे आ जाएंगे। तो इस पर पहले किसका शासन हुआ करता था, ये ऑटोमन साम्राज्य का। ऑटोमन साम्राज्य यानी कि तुर्की का। ठीक है, चलिए वापस चलते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें आधुनिक रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, यूनान, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया, मोंटेनेग्रो शामिल थे। ये देश वहाँ पे अभी वर्तमान में ऐसे हैं जिसको बाल्कन क्षेत्र कहा रहा है। क्षेत्र के निवासियों को आमतौर पर क्या बुलाया जाता था, स्लाव बुलाया जाता। तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि स्लाव किन्हें बोलते थे, तो स्लाव बाल्कन क्षेत्र में रहने वाले लोगों को बुलाते थे। बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। अभी दिखाएं, ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में है। बाल्कन क्षेत्र में रोमानी राष्ट्रवाद के विचारों का फैलने और ऑटोमन साम्राज्य के विघटन की स्थिति काफ़ी विस्फोटक हो गई। अच्छा, अब देखिए ऑटोमन साम्राज्य का विघटन होना स्टार्ट हो गया, अब टूटना स्टार्ट हो गया। तो क्या हो गया है कि अब धीरे धीरे जितने भी बाल्कन क्षेत्र में रहने वाले राष्ट्र थे, देश थे, ये सारे यहाँ पे जितने भी हैं, वो सब क्या होने लगे, धीरे धीरे निकलने लगे। और निकलेंगे तो क्या होगा, कोई दूसरा देश चाहेगा कि इसको बना ले अपना,
ठीक है, लेकिन ऐसा बहुत सारे देश चाहेंगे कि हम किसी और देश में वापस से ना मिले। अच्छा, समझिए अब क्या हो रहा है कि 19वीं सदी में ऑटोमन साम्राज्य ने आधुनिकीकरण और आंतरिक सुधारों के जरिए मजबूत बनना चाहा था, किंतु इसमें इसे बहुत कम सफलता मिली। एक के बाद एक उसके अधीन यूरोपीय राष्ट्रीयताएं उसके चंगुल से निकलकर स्वतंत्रता की घोषणा करने लगे। ठीक है, यानी यूरोपीय राष्ट्रीयताएं मतलब यही है जो बाल्कन देश के जो क्षेत्र हैं। बाल्कन लोगों ने आज़ादी या राजनीतिक अधिकारों के अपने दावों को राष्ट्रीयता का आधार दिया। ठीक है, उन्होंने मतलब जैसे जैसे अलग हो रहे तो उन्होंने क्या रीज़न दिया अलग होने का, तो आज़ादी और राजनीतिक अधिकारों का ना मिलना, इसलिए हम चाहते हैं आज़ादी। कुल मिला के ये चाहते थे कि हम अब आज़ाद रहें, हम अपना कारोबार जो भी है देखना खुद देख लेंगे। उन्होंने इतिहास का इस्तेमाल यह साबित करने के लिए किया कि वे कभी स्वतंत्र हुआ करते थे, किंतु तत्पश्चात विदेशी शक्तियों ने उन्हें अपने अधीन कर लिया। अतः बाल्कन क्षेत्र के विद्रोही राष्ट्र समूहों ने अपने संघर्ष को लंबे समय से खोई आज़ादी वापस पाने के प्रयास के रूप में देखा। इस तरह से यहाँ पे क्या हो गया, ये जो आज़ादी है, जो बाल्कन क्षेत्र में रहने वाले देश थे, उन्होंने अपनी राष्ट्रीयता या फिर अपनी आज़ादी को क्या किया, इस तरह से अपने आप को जस्टिफाई किया। आगे देखिए, अब यहाँ पे दिक्कत क्या हो गया कि जैसे जैसे विभिन्न सलाह राष्ट्रीय समूहों ने अपनी पहचान और स्वतंत्रता की परिभाषा तय करने की कोशिश की, बाल्कन क्षेत्र में टकराव का क्षेत्र बन गया। क्या क्वेश्चन किया पहले, तो परिभाषा क्या चीज का, अपनी पहचान और स्वतंत्रता का। ये तो रीजन दे रहे हैं आज़ादी का, लेकिन सभी राष्ट्र के लिए अलग अलग रीजन था। ठीक है, बाल्कन राज्य एक दूसरे से भारी ईर्ष्या करता था, एक तो चिढ़ता था एक दूसरे से, और हर राज्य अपने आज़ादी अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा इलाका हथियाना चाहता था। अब देखिए वहाँ पे नॉर्मली अभी मैप में देखा तो उसमें 3-4 का ही नाम था। ठीक है, ये मेनली बड़े बड़े जो देश थे, राज्य थे उस समय के, उनका ही था। लेकिन वहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे देश भी थे, छोटे छोटे राज्य भी थे। तो वो क्या करते थे, वो दबा करके छोटे राज्यों को वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना ज़मीन बढ़ाना चाहते थे। परिस्थितियाँ और अधिक जटिल इसलिए हो गई क्योंकि बाल्कन क्षेत्र में बड़ी शक्तियों की बीच प्रतिस्पर्धा हो गई। देखिए ये जितने भी थे ना, ये छोटे छोटे थे, लेकिन बहुत बड़े बड़े लोग भी तो थे। जैसे फ्रांस बड़ा था, रूस बड़ा था, जर्मनी बड़ा था। अगर ये लोग भी अपना लड़ना मतलब ये छीनने के लिए लड़ने लगे या फिर दोस्ती बढ़ाने लगे, तो इसमें क्या होगा, यूरोप में बहुत सारे जगह पे तनाव का स्थिति हो जाएगा। इस समय यूरोपीय शक्तियों के बीच व्यापार और उपनिवेशों के साथ साथ नौसैनिक और सैन्य ताकत के लिए गहरी प्रतिस्पर्धा थी। यानी कि कौन कितना सैन्य जमा कर सकता है, कौन कितना उपनिवेश बना सकता है, उसके लिए लड़ाई चल रही थी। जिस तरह बाल्कन समस्या आगे बढ़ी उसमें यह प्रतिस्पर्धाएं खुल के सामने, जैसे कि रूस, जैसे बोले रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया हंगरी की हर ताकत बाल्कन पर अन्य शक्तियों की पकड़ को कमजोर करके क्षेत्र में अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहते थे। तो ये जितने भी बड़े देश है ना, रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया हंगरी, ये सब मिलकर के क्या करना चाहते थे, बाल्कन के जो क्षेत्र आज़ाद हो रहे थे उसको वापस से अपने कब्जे में करना चाहते थे। आज़ाद किससे हो रही थी, ऑटोमन तुर्की से। ऑटोमन तुर्की का पहले होता था शासन, अब वो कमज़ोर हो चुका है, तो ऑटोमन से अब क्या चाहता है, आज़ादी मिल रहा है धीरे धीरे किसको, बाल्कन क्षेत्र में रहने वाले छोटे छोटे राज्यों का। लेकिन छोटे छोटे राज्यों पर कब्जा कौन करना चाहता फिर से, तो रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया हंगरी। इतना समझ में आया। आगे देखिए, इससे इस इलाके में कई युद्ध हुए और इसके अंत परिणाम क्या हुआ, प्रथम विश्व युद्ध। आपको याद होगा कि लास्ट में क्या हो जाता है कि ये जो होड़ था कि हम लेंगे और जो सैनिक ताकत बढ़ाने का जो होड़ था, इन दोनों के कारण लास्ट में क्या हो जाता है, प्रथम विश्व युद्ध। और प्रथम विश्व युद्ध का टाइम क्या है, 1914 से लेकर के 1918 तक। तो आपको इसमें यह बताना है कि इसमें 2 पक्ष थे। ठीक है, एक मित्र राष्ट्र और एक धुरी शक्ति। धुरी शक्ति या केंद्रीय शक्ति। तो आपको ये 2 प्रकार के देशों का नाम बताना है, कमेंट में देखिए। अच्छा, आप अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो आपको ये बताना है कि ये जो 1914 से लेकर 18 है, किनके बीच में हुआ था लड़ाई, कौन से देश के बीच में, किन देशों के बीच में ये लड़ाई हुआ था। तो ये कमेंट में कीजिए आंसर। आगे देखते हैं। आगे ये छोटा सा भाग है कि साम्राज्यवाद से जुड़कर राष्ट्रवाद 1914 में यूरोप को महाविपदा की ओर ले गया।
साम्राज्यवाद को जोड़ा गया है किससे, राष्ट्रवाद से, और इसके कारण महाविपदा यानी कि वो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध के बारे में बात हो रहा है। लेकिन इस बीच विश्व के अनेक देशों ने, जिनका 19वीं सदी में यूरोपीय शक्तियों ने औपनिवेशिकरण किया था, मतलब गुलाम बनाया था, साम्राज्यवादी प्रभुत्व का विरोध करने लगे। हर तरफ जो साम्राज्य विरोधी आंदोलन विकसित हुए, इस अर्थ में कि इस अर्थ में राष्ट्रवादी थे कि वे सभी राष्ट्र क्या थे, स्वतंत्र राष्ट्र राज्य का निर्माण करना चाहते थे और उसके लिए लड़ रहे थे। वे सभी सामूहिक एकता, राष्ट्रीय एकता की भावना से प्रेरित थे और साम्राज्यवाद विरोध की प्रक्रिया में उभरे। ठीक है, यानी कि ये जो सामूहिक राष्ट्रीय एकता है ये कब पैदा हुआ इन लोग के बीच में, जब साम्राज्यवाद विरोध की जो प्रक्रिया है यानी कि लड़ाई है, उससे पता चला, जब ये विरोध करना स्टार्ट किया तो इनमें एक राष्ट्रीय एकता की भावना उभरी। राष्ट्रवाद के यूरोपीय विचार कहीं ना कहीं दोहराए गए, क्योंकि हर जगह लोगों ने अपनी तरह के विशिष्ट जैसे कि ना यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे ये बोल रहा है कि राष्ट्रवाद का जो विचार था ये यूरोप में ही केवल दोहराया गया, इसके अलावा कहीं और यूज़ नहीं हुआ, कहीं और दोहराया नहीं गया, क्योंकि हर जगह के लोगों के अपने अपने विशिष्ट राष्ट्रवाद था। जैसे कि अपना इतिहास है, अपना तरीका है लड़ने का, तो हर जगह अलग अलग तरीके से राष्ट्रवाद को फैलाया गया। लेकिन जो यूरोप में हुआ था वो दोबारा कहीं पे नहीं हुआ। मगर यह विचार कि समाजों को राष्ट्र राज्य में गठित किया जाना चाहिए, ये अब स्वाभाविक और सार्वभौमिक मान लिया गया। यानी कि अब कोई भी देश हो, कैसा भी देश हो, छोटा बड़ा अमीर गरीब कोई भी देश हो, उसको क्या बनना था, अब उसको बनना था राष्ट्र राज्य। राष्ट्र राज्य यानी कि एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पे कोई एक निश्चित भूमि हो, निश्चित भूभाग हो उसके पास। ठीक है, उसके पास क्या होना चाहिए, एक निश्चित भूभाग और वहाँ के रहने वाले लोगों का इमोशन, यानी कि लोगों की भागीदारी या लोगों की भावना उससे जुड़ी हो, तभी ये कहलाएगा राष्ट्र राज्य। ठीक है, तो ये हो गया हमारा छठा सब चैप्टर भी ख़त्म। इसके बाद क्या है, हमारा क्वेश्चन आंसर है। क्वेश्चन आंसर कोशिश कीजिए बनाने का, अगर नहीं होगा तो हम बाद में टेलीग्राम पे नोट्स बना करके डाल देंगे, वहाँ से आप देख लीजिएगा, हेल्प लीजिएगा, लेकिन पहले कोशिश कर लीजिएगा खुद से बनाने का। और हाँ, इसके बाद हम जैसे बोले थे कि क्विज़ होगा, तो अगला जो हमारा क्लास होगा उसमें हम क्विज़ करेंगे और उम्मीद है कि आप सभी के सभी उसको अटेम्प्ट करेंगे, कोशिश करेंगे। और अधिक जानकारी देखना है, जब भी कुछ भी नोटिस हम डालते हैं वो सब डालते हैं हम कम्युनिटी टैब में, तो हमारा जो कम्युनिटी टैब है आके ज़रूर एक बार देखा कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं अगले क्लास में।